हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका केडी फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ब्रह्मांड और सौरमंडल का विस्तृत अध्ययन किया, निश्चित रूप से आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि पृथ्वी पर दिन रात और ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है। अर्थात पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं और ऋतु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन देखने को हमें कैसे मिलता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है साफ साफ, दिन रात और ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है। तो कारण में मैंने लिखा है कि पृथ्वी की गतियां। अब पृथ्वी की गतियां दो तरीके से हम समझ सकते हैं। एक पृथ्वी की गति होती है घूर्णन गति और एक होती है परिक्रमण गति। देखते हैं हम। देखिए, पहले देखते हैं घूर्णन गति के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रोटेशन। इसी घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में 23 घंटे 56 मिनट और 10 सेकंड का लगभग समय लेती है, जिसको हम मोटे तौर पर 24 घंटे में काउंट करते हैं। आप ऐसे समझिए कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और ये 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा कर लेती है। घूर्णन का मतलब आप ऐसे समझिए, मान लीजिए मार्कर है और मार्कर को हम ऐसे घुमाते हैं तो ये क्या हो रहा है? घूर्णन हो रहा है। और दूसरा क्या लिखा है? परिक्रमण। अब एक दूसरे मार्कर के सापेक्ष हम इस मार्कर को ऐसे मूव कराएं तो वो क्या होगा? परिक्रमण। वो परिक्रमण गति हो गई। जैसे पंखा चलता है, आपने पंखा देखा होगा, तो पंखा अपने अक्ष के परितः क्या कर रहा है? घूर्णन कर रहा है। ठीक है, ना कि परिक्रमण। किसी वस्तु के सापेक्ष जब कोई वस्तु घूमेगी तो वो क्या होगा? परिक्रमण। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मंदिर के किनारे, मंदिर के चारों तरफ लोग बाग क्या करते हैं? पूजा करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो वो क्या है? परिक्रमा करना मंदिर की ना। देखा होगा आप लोगों ने कि पीपल के चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं माताएं बहनें हमारी, तुलसी की पूजा करती हैं, चारों तरफ चक्कर लगाती हैं, तो वो क्या है? परिक्रमा। ठीक है, खैर देखिए, तो घूर्णन गति, अब चूंकि एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी को कितना समय लगा? 23 घंटे 56 मिनट 10 सेकंड, जिसको मोटे तौर पे हमने माना 24 घंटे। चूंकि एक दिन में एक घूर्णन पूरा हुआ पृथ्वी का, इसीलिए इस गति को हम क्या बोल सकते हैं? दैनिक गति या डेली मूवमेंट। अच्छा, इसी गति का एक दूसरा नाम और दे सकते हैं हम, इसी को हम बोल सकते हैं कौन सी गति? अक्षीय गति। गति को ही अक्षीय गति बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में एक दिन या 24 घंटे का समय लेती है। ठीक है, तो आप देखेंगे मैंने दो बातें ऊपर लिखी है, एक दिन रात और एक ऋतु परिवर्तन। तो ये पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण या देखिए, घूर्णन गति या दैनिक गति। तो पृथ्वी पर पहला पॉइंट मैंने लिखा था, हेडिंग ही थी मेन हमारी, कि दिन रात का कारण क्या है? दिन रात का कारण क्या है? तो पृथ्वी की दो गतियां बताएं, एक घूर्णन गति, एक परिक्रमण गति। तो हम देखेंगे इसी घूर्णन गति या दैनिक गति के कारण ही पृथ्वी पर क्या हो रहा है? दिन रात। अर्थात ऐसे समझेंगे कि सूरज के सापेक्ष पृथ्वी एक तो अपने अक्ष पर चारों तरफ अपने अक्ष पर घूम रही है, दूसरी तरफ क्या कर रही है? सूरज की क्या कर रही है? परिक्रमा कर रही है। थोड़ा सा फिगर बना के देखते हैं, इसको मिटा के। मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या कर रही है? मूव कर रही है। ये सूरज है। अब सूरज का प्रकाश पृथ्वी के मान लीजिए इस भाग पर पड़ रहा है, तो जिस भाग पर सूरज का प्रकाश पड़ेगा वहां क्या होगा? दिन होगा। और जिस हिस्से पर प्रकाश नहीं पड़ेगा वहां क्या हो जाएगी? नाइट हो जाएगी। आप ऐसे देखिएगा, कोई बॉल हो, बॉल पर आप कोई टॉर्च लगा के देखें या कोई भी गोलाकार वस्तु हो, उस पर आप एक साइड से टॉर्च की रोशनी डालेंगे, तो जिस साइड में टॉर्च की रोशनी जाएगी वहां क्या होगा? उजाला होगा। ठीक है, और ठीक उसके विपरीत दूसरी साइड क्या होगा?
दूसरी साइड अंधेरा होगा। तो सेम इसी प्रोसेस से समझिएगा कि सूरज का प्रकाश पृथ्वी के जिस हिस्से पर पड़ता है वहां दिन होगा, और जिस हिस्से पर नहीं पड़ता है वहां क्या होगी, रात होगी। अच्छा देखिए, अभी बताया था कि दैनिक गति, तो पृथ्वी 24 घंटे में घूर्णन करेगी, तो एक चक्कर लगाएगी। तो ठीक है, 12, आप दिन रात को मोटे तौर पे 12-12 घंटे का मान सकते हैं। अभी दिन रात तो छोटे बड़े भी होते हैं, दिन रात कभी दिन बड़े हो जाते हैं, कभी रातें बड़ी हो जाती हैं, ये अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं। अब ये 12 घंटे बाद, अब चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, तो ये घूमते घूमते ये साइड 12 घंटे बाद ये साइड किधर आ जाएगी, इस साइड, और ये साइड कहाँ चली जाएगी, इस साइड। तो ऐसा होगा कि 12, मान लीजिए यहाँ दिन है और यहाँ रात है, तो 12 घंटे बाद ये जो दिन वाली साइड है ये कहाँ चली जाएगी, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, तो घूमते घूमते ये साइड इधर चली जाएगी, तो फिर इस साइड क्या हो जाएगा, रात हो जाएगी, और इस साइड क्या रहेगा, दिन। सेम उल्टा होता है, आप समझ सकते हैं। चलिए, तो दिन रात का बेसिकली कारण पृथ्वी की कौन सी, सवाल आता है कि पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण कौन सी गति है। तो एक तो घूर्णन गति हो गई, या इसी को हम बोल सकते हैं दैनिक गति, या इसी को बोल सकते हैं अच्छी गति। दूसरी गति को समझते हैं परिक्रमण गति। अब चूंकि आप देखिएगा कि परिक्रमण गति का मतलब परिक्रमा करना, अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूरज के चारों तरफ भी क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। अब ये सूरज की एक परिक्रमा या एक चक्कर लगाने में पृथ्वी जो समय लेती है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 10 सेकंड के करीब लेती है, जिसको हम 6 घंटे 365 दिन और 6 घंटे के तौर पर काउंट करते हैं। तो अब ये 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी ने सूरज का एक चक्कर लगाया, तो इसीलिए इस गति को, परिक्रमण गति को ही हम दूसरी किस गति के नाम से जान सकते हैं, वार्षिक गति। ठीक है, एक वर्ष में पृथ्वी ने चक्कर लगाया, इसलिए इसको वार्षिक गति कहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि एक वर्ष में हम लोग जानते हैं कितने घंटे होते हैं, 365 दिन। अभी देखिए ये 6 घंटे एक्स्ट्रा हो गए, कितने घंटे एक्स्ट्रा हो रहे हैं, ये 6 घंटे, और ये 6 घंटे यदि लगातार 4 वर्ष तक आप काउंट करेंगे तो ये 6 घंटे मिलकर पूरा एक 6 इंटू 4 करेंगे तो आप 24 देखते हैं। तो 6 वर्ष में ये 4 घंटे मिलकर पूरा एक दिन बना देते हैं, 6 चौक 24, अर्थात पूरा एक एक्स्ट्रा दिन बनने में कितना टाइम लगेगा, 4 वर्ष। तो 4 वर्ष में, इसीलिए हर चौथे वर्ष में जो वर्ष की गणना होती है वो 366 दिन पे होती है, जिसको आप लीप ईयर या अधिवर्ष के तौर पर जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लीप ईयर या अधिवर्ष। और इस एक एक्स्ट्रा दिन को फरवरी में काउंट किया जाता है, तो लीप वर्ष में फरवरी कितने की हो जाएगी, 29 दिनों की। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है। देखिए, दिन और रात का कारण तो मैंने बताया कि दैनिक गति है, घूर्णन गति है। अब परिक्रमण गति या वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर क्या हो रहा है, ऋतु का परिवर्तन हो रहा है। जैसे हमने यहाँ ये देखा था कि सूरज की साइड वाली हिस्से में दिन था, जहाँ सूरज का प्रकाश पड़ रहा है वहाँ दिन था, और ठीक विपरीत साइड में रात थी। सेम ऐसी प्रोसेस देखेंगे कि पृथ्वी सूरज की परिक्रमा कर रही है, और हम देखेंगे कि 2 स्थितियां होती हैं, सूरज की उत्तरायण की स्थिति होती है और एक दक्षिणायन की स्थिति होती है। तो आपको अच्छे से समझ में परिक्रमण गति या वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन कैसे होता है हम उत्तरायण दक्षिणायन से समझ सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे थे कि या परिक्रमण गति के कारण हमें मौसम परिवर्तन या ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, कि पृथ्वी सूरज के सापेक्ष जो गति कर रही है एक वर्ष में, उस गति के कारण ही हमें देखने को मिलता है कि पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है। तो देखते हैं थोड़ा सा उत्तरायण और दक्षिणायन के संदर्भ में, तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए, 2 मैंने 3-4 चीज़ें लिखी हुई हैं। एक तारीख मैंने लिखी हुई है 21 मार्च की, और एक तारीख लिखी हुई है 23 सितंबर की। और ये तारीखें मैंने कहाँ पर लिखी हैं, विषुवत रेखा पर या 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर, या जिसको इंग्लिश में हम इक्वेटर बोलते हैं। और एक तारीख मैंने लिखी हुई है 21 जून, और ये 21 जून मैंने इसके सामने लिखी है, किसके ऊपर लिखी है, 23.5 डिग्री नॉर्थ
कर्क रेखा के सम्मुख, और एक तारीख मैंने लिखी है 22 दिसंबर जो कि मकर रेखा के सम्मुख लिखी गई है। अच्छा, पहले समझते हैं, शायद मैंने थोड़ा पिछले वीडियोस में आपको बताया होगा, फिर भी एक बार देखते हैं कि विषुवत रेखा को या 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा क्यों कहा। ठीक है, तो क्यों कहते हैं, एक स्थिति होती है सूरज की जिसको बोलते हैं विषुव, और इस विषुव के कारण, ये विषुव की स्थिति हमेशा 0 डिग्री अक्षांश पर देखने को मिलती है, इसीलिए इस विषुव के कारण ही इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। ये विषुव का मतलब क्या है, विषुव का मतलब क्या है कि वर्ष भर सूरज की किरणें कैसी प्राप्त हों, लंबवत प्राप्त हों, और दिन और रात कैसे हों, या एक समान दिन रात की अवधि हो, इस समान प्रकाश की प्राप्ति को ही विषुव बोलते हैं। और हम देखते हैं कि ये सूरज की किरणें वर्ष भर लंबवत कहाँ रहती हैं, विषुवत रेखा पर। अच्छा, विषुवत रेखा पर लंबवत रहती हैं कब, वर्ष भर, लेकिन 2 तारीखें खास हैं जहां, जैसे एक तारीख है 21 मार्च और एक तारीख है 23 सितंबर, इन 2 तारीखों को एकदम लंबवत रहती है, बिल्कुल 90 डिग्री पर। अच्छा, थोड़ा सा समझिएगा, 21 मार्च का जरा मौसम याद करिएगा कि आप, हम लोग उत्तरी गोलार्ध के निवासी, हम लोग भारत में रहते हैं, तो देखिए मैंने आपको पहले बताया भी था कि भारत कहाँ है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होके गुजरती है। अब जरा 21 मार्च की स्थिति को ध्यान में करिएगा, महसूस करिएगा कि 21 मार्च को आपके यहाँ मौसम कैसा होता है। तो आप देखेंगे 21 मार्च को आपके यहाँ ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, अर्थात समान एक वसंत ऋतु कह सकते हैं कि वसंत ऋतु का मौसम रहता है। मौसम में ना बहुत ज़्यादा तापमान अधिक होगा ना बहुत ज़्यादा कम होगा, बीच का औसत तापमान रहता है। अच्छा, 21 मार्च को सूरज लंबवत कहाँ है, विषुवत रेखा पर। अब ये देखिए 21 मार्च के बाद जैसे ही 22 मार्च प्रारंभ होगा तो सूरज का जो प्रकाश है इसको हम बोलते हैं क्या, उत्तरायण। अर्थात 21 मार्च के बाद जैसे ही 22 मार्च लगेगा तो सूरज का प्रकाश जो है, जो ताप है, जो किरणें हैं, ये किस ओर उन्मुख होती हैं, उत्तरी गोलार्ध की ओर। इन 2 तारीख 21 मार्च को तो यदि प्रकाश लंबवत है विषुवत रेखा पर, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में एक समान प्रकाश की प्राप्ति होती है। इसीलिए पूरी पृथ्वी पर कभी दिन और रात की अवधि समान होती है, ऐसा सवाल कभी पूछा जाए तो वो तारीख है 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को वर्ष में 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि पूरी पृथ्वी पर समान होगी। जबकि आप देखेंगे सर्दियों में दिन कैसे होते हैं, छोटे, और गर्मी में दिन कैसे होते हैं, बड़े। अच्छा, देखिए मैंने बताया कि 22 मार्च से सूरज कहाँ शुरू हो रहा है, उत्तरायण हो रहा है। और उत्तरायण का मतलब क्या है कि उत्तरी गोलार्ध की तरफ प्रकाश, उत्तरी गोलार्ध सूरज के प्रकाश के सम्मुख अधिक समय में रहेगा, ऐसे समझ सकते हैं। तो 21 मार्च के बाद आप आइए कहाँ, 21 जून पर कर्क रेखा तक ऐसे समझते हैं कि सूरज की किरण लंबवत कर्क रेखा पर कब पड़ती है, 21 जून को। इसीलिए 21 जून का दिन सबसे बड़ा माना जाता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा, ये सवाल बनता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 21 जून को। आप खुद महसूस करेंगे कि जून में आपके यहाँ क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है, और दिन काफी कैसा होता है, लंबा, और रात कैसी हो जाएगी, छोटी। तो ये उत्तरायण के कारण ही, अर्थात उत्तरी गोलार्ध पर प्रकाश ज्यादा समय तक रहता है, लंबवत रहता है। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च से लेके 21 जून तक के जो मौसम है वो कैसा, 21 मार्च के आप देखते हैं गर्मी होना क्या प्रारंभ हो जाती है, और 21 जून तक गर्मी कैसी होती है, एकदम चोटी पर। अर्थात सबसे ज्यादा जो तापमान वाला जो महीना होगा वो कौन सा होगा, 21 जून वाला। और जून में भी 21 तारीख को लंबवत किरण पड़ी कहाँ, सूरज की कर्क रेखा पर। इसीलिए कर्क 21 जून को कर्क संक्रांति भी कहा जाता है कि कर्क संक्रांति का समय कौन सा है, 21 जून को। अच्छा, थोड़ा सा देखिएगा, 21 मार्च के बाद सूरज 21 जून पर लंबवत हुआ कहाँ, कर्क रेखा पर। अब तो उत्तरी गोलार्ध में, हमारे यहाँ भारत में रहते हैं, हमारे यहाँ
मौसम किसका प्रारंभ हो जाएगा 21 मार्च के बाद, गर्मी का। और 21 जून को गर्मी एकदम चोटी पर होगी या सबसे बड़ा क्या होगा, दिन होगा। और 21 जून के बाद सूरज उत्तरायण से, उत्तरायण का मतलब उत्तरी गोलार्ध की तरफ सूरज का प्रकाश जाता। अब 21 जून के बाद ये सूरज की किरणें वापस कहाँ आती हैं, विषुवत रेखा पर। अब विषुवत रेखा पर 21 जून के बाद ये विषुवत रेखा पर लंबवत हो पाती है 23 सितंबर तक आते रहते। तो 23 सितंबर का जरा मौसम याद करेंगे कि आपके यहाँ मौसम कैसा हो जाता है। 23 सितंबर को आपके यहाँ मौसम सामान्य हो जाता है, न बहुत ज्यादा गर्मी होती है और न बहुत ज्यादा सर्दी होती है। इसीलिए 23 सितंबर को क्या बोला जाता है, शरद विषुव। ठीक है, चलिए। अच्छा, 23 सितंबर के बाद सूरज की किरण वापस कहाँ आएगी, ये 23 सितंबर को फिर देखिए ऐसे समय 21 मार्च से आप गए 21 जून पर, और 21 जून के बाद कहाँ आ गए आप 23 सितंबर पर, और 23 सितंबर के बाद कहाँ आ गए आप 22 दिसंबर पर। अर्थात 23 सितंबर से लेके 22 दिसंबर तक सूर्य कहाँ रहता है, दक्षिणायन। 23 सितंबर से जैसे ही 24 सितंबर लगता है तो सूरज दक्षिणायन शुरू होना प्रारंभ कर देता है। अच्छा देखिए, ये सूरज दक्षिणायन प्रारंभ होना नहीं कर देता है, ये पृथ्वी की, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पृथ्वी परिक्रमा करती है सूरज की, तो पृथ्वी सूरज की परिक्रमा के दौरान कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि कभी कभी सूरज की किरण लंबवत कर्क रेखा पर पड़ेगी, कभी विषुवत रेखा पर पड़ेगी और कभी मकर रेखा पर पड़ेगी। सूरज तो अपनी जगह स्थिर है, पृथ्वी जो चक्कर लगा रही है, इस कारण ये सारी जो तिथियां हैं, ये जो मौसम परिवर्तन है, ये हमको देखने को मिलता है। ठीक है, उपसौर और अपसौर आपने देखा ही होगा कि उपसौर में क्या होता है कि सूरज से पृथ्वी कहाँ पहुंचती है, थोड़ा सा निकट हो जाती है, अपसौर में थोड़ी सी दूर चली जाती है। तो ये ऐसा देखने को मिलता है। अच्छा देखिए, 22 दिसंबर को सूरज की किरण लंबवत कहाँ पड़ी, मकर रेखा पर। अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में इस टाइम क्या हो जाएगा, गर्मी की ऋतु प्रारंभ हो जाएगी। 23 सितंबर से लेकर 22 दिसंबर तक विषुवत दक्षिणी गोलार्ध में कैसा मौसम होगा, गर्मी का। और सबसे बड़ा दिन कौन सा हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध का, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है, 22 दिसंबर, क्योंकि सूरज की किरण लंबवत कहां पड़ रही है, मकर रेखा पर। और मकर रेखा कहां है, दक्षिणी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन आपको पता है 21 जून है। ठीक है, अच्छा देखिए जरा, आप ऐसे समझिएगा कि जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु होगी, अर्थात उत्तरायण क्या देगा, उत्तरी गोलार्ध को गर्मी की ऋतु देगा, वैसे ही दक्षिणायन गर्मी की ऋतु किसको देगा, दक्षिणी गोलार्ध को। दक्षिणायन जब होगा तो गर्मी कहां प्रारंभ होगी, यहां पर। अच्छा, जब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होगा, इसका मतलब क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश की प्राप्ति कम हो रही, क्योंकि दक्षिणायन इधर हो रहा है, तो उत्तरायण उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, प्रकाश कम पहुंचेगा या कम समय तक रहेगा, या सूरज की किरणें लंबवत उत्तरी गोलार्ध को प्राप्त नहीं होंगी। इसीलिए यहाँ कौन सा मौसम देखने को मिलता है, उत्तरी गोलार्ध में सर्दी का। और जब यहाँ गर्मी का मौसम होगा उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, सर्दी का मौसम होगा। अच्छा, एक दो चीजें और देखते हैं कि यदि अच्छा देखिए, मोटे तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने जब आपको पिछले वीडियो में बताया होगा कि उष्ण कटिबंध कहां से कहां तक होता है, तो ये कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक के बीच के एरिया को क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंध। क्यों बोला जाता है, क्योंकि सूरज की वर्षभर लंबवत किरण या तो कर्क रेखा पर पड़ेगी, या कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच ही सूरज लंबवत वर्षभर होगा। कभी यहां पर, कभी यहां पर, कभी यहां पर। 23.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर जाने पर या 23.5 डिग्री साउथ से नीचे जाने पर सूरज कभी भी लंबवत नहीं होगा। इसीलिए उष्ण कटिबंध के बाद कौन सा ऊपर इसका मैंने बताया था, शीतोष्ण कटिबंध। अर्थात थोड़ी किरणें बहुत ज्यादा लंबवत होती जाएंगी, और देखिएगा ये ध्रुवों पर जाकर बहुत ज्यादा लंबवत होगी। अर्थात प्रकाश को एक तो दूरी तय अधिक करनी पड़ रही है, और पृथ्वी क्या है, किनारों पर चपटी है। तो ये किरणों के लंबवत और
तिरछेपन के कारण ही मौसम या तापमान में अंतर हमको देखने को मिलता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। अच्छा, सबसे छोटी रात कब हो जाएगी? यदि सवाल ऐसे पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है, तो 21 जून। अच्छा, सबसे छोटी रात कब हो जाएगी उत्तरी गोलार्ध की? जब दिन बड़ा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है रात, दिन तो 24 घंटे का ही होगा। अब 24 घंटे में मान लीजिए मैं कह रहा हूं 21 जून को क्या है, दिन बड़ा है, अब दिन हो जाए कितने घंटे का? 13 घंटे का। तो फिर रात कितने घंटे की रह जाएगी? 11 घंटे की। तो 21 जून को जब उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा तो रात उत्तरी गोलार्ध की क्या हो जाएगी? सबसे छोटी हो जाएगी। ऐसे ही सेम देखते हैं, 22 दिसंबर को सूरज की किरण लंबवत कहां पड़ती है? मकर रेखा पर। तो सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध का कौन सा हुआ? 22 दिसंबर। अच्छा, 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन हो गया दक्षिणी गोलार्ध का, तो सबसे छोटी रात दक्षिणी गोलार्ध की कब हो जाएगी? जाहिर सी बात है जब दिन बड़ा है तो रात कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। एक दो पॉइंट और देखिएगा। उत्तरी गोलार्ध की सबसे लंबी रात कब होगी? उत्तरी गोलार्ध की सबसे लंबी रात कब होगी? देखिए, यदि 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन हो रहा है कहां? दक्षिणी गोलार्ध में, तो सबसे लंबी रात कब होगी? 22 दिसंबर को कहां होगी? उत्तरी गोलार्ध में। स्थितियां एकदम सेम डिफरेंट है उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण। जब यहां दिन बड़ा होगा तो यहां दिन कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। जब यहाँ रात लंबी होगी तो यहाँ रात कैसी हो जाएगी? छोटी। अब 22 दिसंबर को यहाँ सर्दी का मौसम है और जाहिर सी बात है रात कैसी हो जाए, दक्षिणायन की स्थिति में 22 दिसंबर को यहाँ दिन बड़ा हो रहा है तो रात कैसी हो गई? छोटी हो गई। मेरा सवाल था कि उत्तरी गोलार्ध की सबसे लंबी रात कब होगी? तो जब 22 दिसंबर को यहाँ दिन बड़ा हो जाएगा तो यहाँ सबसे छोटी क्या हो जाएगी? रात हो जाएगी। सेम उल्टा होता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर की तारीखों को क्या होगा कि पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कैसी होगी? समान होगी। अर्थात 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात हमें देखने को कहां मिलती है? कब मिलेगी? 21 मार्च। या तो 21 मार्च की वो तारीख होगी या 23 सितंबर की होगी। देखिए, 21 मार्च को सूरज लंबवत चमकता है कहां पर? विषुवत रेखा पर। और कब चमकता है? 23 सितंबर को। लंबवत कहां रहता है? विषुवत रेखा पर। अब 21 मार्च के बाद जैसे ही 22 मार्च प्रारंभ होता है, 22 मार्च से लेके 21 जून तक सूरज कहां रहता है? उत्तरायण। अर्थात सूरज का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध को ज्यादा प्राप्त होता है और इस स्थिति को बोलते हैं उत्तरायण। उत्तरायण उत्तरी गोलार्ध की तरफ ज्यादा प्रकाश है। तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध का, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब कौन सा दिन बड़ा होगा, कभी रात छोटी होगी। तो थोड़ा सा ऐसे समझेंगे आप तो ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। और इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, तो आप फिर सोचिएगा उसको कि स्थिति कैसी है। देखिए, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब मैंने बताया था? 21 जून को। ठीक है, जहां हम लोग रहते हैं, भारत में रहते हैं, यहाँ का या पूरे उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा हो सकता है? 21 जून को। अब सोचिएगा, 21 जून को यदि सबसे बड़ा दिन है तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी? रात। ऐसे समझिए जैसे 24 घंटे में 14 घंटे का दिन हो गया तो रात कितनी की रह जाएगी? 10 घंटे की। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी रात उत्तरी गोलार्ध की कौन सी होगी? 22 दिसंबर को। आप समझ सकते हैं कि 22 दिसंबर को आपके यहाँ सर्दी होगी, सर्दी पड़ेगी। और 22 दिसंबर को सर्दियों में आप देखते हैं कि जो है शाम के लगभग 5 बजते ही क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है और सूर्योदय भी लेट होता है। तो जाहिर सी बात है रात कैसी हो गई? लंबी। जबकि गर्मियों में क्या देखने को मिलता है कि दिन शाम के 8 बजे तक, रात के 8 बजे तक दिन ही दिन रहता है। मतलब सूर्यास्त जो लेट होता है और काफ़ी लेट जो है वो नाइट होती है। तो सबसे बड़ी रात शाम लगते ही रात प्रारंभ हो जाएगी। कब? उत्तरी गोलार्ध की 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होगी। अच्छा, मैंने लिखा है 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का क्या है? सबसे छोटा
दिन है। अब जब आप ऐसे समझिए कि जब सबसे बड़ी क्या हो गई, रात हो गई, क्या हो गई, सबसे बड़ी रात हो गई, अर्थात रात की अवधि 12 घंटे की अपेक्षा 14 घंटे की हो गई, तो फिर दिन की अवधि क्या रह जाएगी, कम रह जाएगी, क्योंकि टोटल दिन आपको 24 घंटे में ही काउंट करना है। तो सबसे बड़ी रात यदि 22 दिसंबर को है तो सबसे छोटा दिन भी कब हो जाएगा, 22 दिसंबर को। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ आते हैं। दक्षिणायन की स्थिति 23 सितंबर को सूरज की किरण, देखिए 21 मार्च से आप कहां जाते हैं, 21 जून पे जाते हैं, और 21 जून के बाद सूरज फिर विषुवत रेखा की ओर सम्मुख होता है, और 23 सितंबर तक आते आते या 23 सितंबर को सूरज लंबवत चमकता है विषुवत रेखा पर। और जैसे ही अगला दिन लगता है 24 सितंबर से सूरज दक्षिणायन होना प्रारंभ होता है, और कब तक रहता है, 22 दिसंबर तक। 24 सितंबर से 22 दिसंबर तक की स्थिति को क्या बोल सकते हैं आप, दक्षिणायन बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणायन के समय दक्षिणी गोलार्ध में प्रकाश की प्राप्ति या ताप की प्राप्ति अधिक होती है, इसलिए मौसम कैसा होगा दक्षिणी गोलार्ध में, गर्मी का। अभी के मौसम से थोड़ा कल्पना करिए कि अभी भारत में जो है अभी क्या, थोड़ा सा आप जाइए जनवरी फरवरी के करीब जाइए, जनवरी फरवरी, तो भारत में उस टाइम क्या पड़ रहा था, सर्दी की ऋतु थी। और वहीं ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में क्या लगी हुई थी, आग लगी हुई थी। क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, और ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु एकदम पीक पर थी। जब आपके यहाँ सर्दी थी तो वहां क्या थी, गर्मी, और वहां आप देखते हैं कि गर्मी के कारण जंगलों में आपस में रगड़ खा के, तापमान की अधिकता के कारण रगड़ खाकर जंगलों में क्या लग जाती है, आग। ठीक है, तो थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा दोनों गोलार्धों का, कि जब एक गोलार्ध में गर्मी होगी तो दूसरे गोलार्ध में क्या होगी, सर्दी होगी। जब वहां सर्दी होगी तो यहाँ क्या हो जाएगी, गर्मी। ऐसे ही दिनों का भी है कि जब कहीं दिन बड़ा होगा तो दूसरी जगह क्या हो जाएगा, रात बड़ी हो जाएगी। खैर, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है, 22 दिसंबर। क्यों, क्योंकि सूरज लंबवत कहां चमक रहा है, मकर रेखा पर चमक रहा है, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में चमक रहा है, लंबवत हो रहा है वहां। तो सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध का है 22 दिसंबर। तो जब सबसे बड़ा दिन हो जाएगा तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। सेम इसी तरीके से आप समझिए कि सबसे बड़ा दिन है तो सबसे छोटी रात भी 22 दिसंबर को। अच्छा, सबसे बड़ी रात कब होगी दक्षिणी गोलार्ध में, 21 जून को। क्यों, क्योंकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हो रहा है, तो सबसे बड़ी रात कहां होगी, 21 जून को। यदि सबसे बड़ी रात दक्षिणी गोलार्ध में, तो सबसे छोटा दिन कब होगा, रात यदि बड़ी है तो जाहिर सी बात है कि रात बड़ी है तो 24 घंटे में हमको काउंट करना है, तो दिन क्या हो जाएगा, छोटा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके टॉपिक्स आपकी समझ में आ रहे होंगे, धीरे धीरे टॉपिक आपको मिल रहे हैं, और इस क्रम में हम प्रयास कर रहे हैं कि दूसरा कोई विषय भी स्टार्ट किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह। चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए, और हम निरंतर आपको वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। और वीडियोस आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ सपोर्ट बना के रखिएगा, और हम आपके साथ रहेंगे। कोई समस्या हो, कोई समझ में कोई सवाल ना आया हो, कोई चीज़ टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जो है लिख के भेजिएगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।